हेलो गाइस एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अपने लेक्चर्स। इसमें जो आज हमारा पहला लेक्चर वन होगा, वहां पर हम जानेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में कि ये मीनिंग होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से, उसकी हिस्ट्री क्या है और सेपरेशन ऑफ पावर्स ये जो वर्ड है ये बेसिकली है क्या और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहला है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या। अच्छा, मैं आपको ये चीज बता दूं, इस लेक्चर में जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो जिनको जैसा सूटेबल है वो उस अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। बाकी मैं ये जो कंडक्ट करूंगा लेक्चर ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके करूंगा, इंग्लिश में करूंगा बेसिकली। अभी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बहुत इजी वर्ड्स में बताऊं तो आपने कभी मोबाइल फोन वगैरह कुछ खरीदा होगा या कोई भी गैजेट्स खरीदे होंगे, आपको उसके साथ एक आपने देखा एक रीडर मैनुअल टाइप का मिलता है, एक किताब टाइप की मिलती है। वो किताब में लिखा रहता है कि कैसे ये पर्टिकुलर जो गैजेट है ये फंक्शन करेगा। ये तो बहुत इजी सेंस में था। सेम अगर अपन इसको ब्रॉडर सेंस में देखें, बड़े सेंस में देखें ना, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा है। ये हमारे देश का, इंडिया का एक ऐसा रीडर मैनुअल है जो बताता है कि हमारा देश फंक्शन कैसे करता है, उसको चलाने वाले लोग कौन है, किनकी क्या राइट्स है, किनकी क्या ड्यूटीज है। तो बेसिकली इंडिया का जो रीडर मैनुअल है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा एंशियंट टाइम्स पे ना किंग्स हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो एक राजा होता था, राजा के बहुत सारे कुछ कुछ मिनिस्टर्स होते थे, और वो राजा जो है वो एक बहुत बड़ी आबादी, मान लीजिए 3-4 करोड़ की आबादी का एक लौता राजा होता था। राजा कुछ कानून बनाता था, राजा कुछ कानून बनाता था अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलके, जो उसके वेल विशर्स होते थे, उसके सभा के जो लोग होते थे उनके साथ मिलके कानून बनाता था। और ये कानून जो वहां के सिटीजन्स होते थे, वहां के जो नागरिक होते थे, उनको फॉलो करना पड़ता था। ये तो बात थी पहले की। धीरे धीरे विद डेवलपमेंट अब ये कॉन्सेप्ट कैसा हो गया, राजा की जगह आ गया हमारा गवर्नमेंट जो बनाता है कानून। और ये जो कानून बनाता है ये फॉलो करते हैं कौन, हम लोग यानी हम सिटीजन्स। अब ये जो कानून है, बेसिकली जो ये बनाने का प्रोसीजर है, ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन से। गवर्नमेंट के लोग जो रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानून बनाते हैं। तो बेसिकली अगर बहुत शॉर्ट सेंस में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल है। अगर मैं एकदम शॉर्ट में कर दूं इसको, तो एक सेट ऑफ रूल्स है कि भाई इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारी राइट्स और ड्यूटीज दी है सिटीजन्स के लिए भी, और गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब गवर्नमेंट में कौन लोग होंगे, गवर्नमेंट में आपके और हमारे जैसे ही लोग होंगे जो बेसिकली इलेक्ट हुए हैं। और जितने भी वो रूल्स बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी रूल्स बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लिखा जाएगा क्या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट के ही लोग करेंगे, और इनको हम खुद इलेक्ट करते हैं। अब आपने बार बार गवर्नमेंट गवर्नमेंट वर्ड तो सुना होगा, तो क्या ये एक ही इंसान है? नहीं। गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जिसको तीन टाइप में बांट दिया गया है। पहली है लेजिस्लेटिव, जिसका काम है लॉस को बनाना यानी कानून को बनाना। दूसरी बॉडी हो गई एग्जीक्यूटिव, जो ये जो कानून बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। तीसरी बॉडी है जुडिशरी। अगर ये कानून किसी की समझ में नहीं आ रहा है या इस कानून का किसी ने उल्लंघन किया है, वायलेट किया है, तो उसको सजा देना या उस कानून को इंटरप्रीट करने का काम है जुडिशरी का। तो ये है तीन बॉडीज जिसमें गवर्नमेंट को बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन के मेन ऑर्गन्स भी बोला जाता है। और इसी लेक्चर में जब हम सेपरेशन ऑफ पावर आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा ये तीनों को थोड़ा सा डिटेल में, और सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली है क्या। तो ये तो था पूरा डिस्कशन कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। ओवरऑल हमको पता चल गया एक किताब है जिसमें कुछ रूल्स लिखे हैं, जिस रूल्स के थ्रू हमारा देश, हमारा भारत जो है वो चलेगा। ठीक है। अब आते हैं उस बात पे कि क्या एक ही दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया।
26 जनवरी को जब हम सो के उठे तो ये डिस्कशन हो गया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है और अब इसी को फॉलो करना है। नहीं, जैसे हर चीज का एक इतिहास होता है, एक शुरुआत होती है, कुछ फेलियर्स होते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं, वैसी ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है, भारतीय संविधान का जो इतिहास है, वो एक दिन का नहीं है। ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था सन 1857 यानी 1857 में, जब रिवॉल्ट हुआ था वहां से। हालांकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। बट इसको बनाने का जो स्ट्रगल था वो शुरू हो गया था 1857 के टाइम से, जब मंगल पांडे वगैरह हुआ करते थे। उस टाइम से ही ये स्ट्रगल शुरू हो चुका था। जो पहली एक्ट थी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। इसके बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आई, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन इन सब एक्ट का सार मिलाकर आखिरी में एक ही चीज आई कि ये सारा जो बेनिफिट कर रही है वो सिर्फ कर रही है ब्रिटिशर्स को, कॉलोनियलिज्म को। हमारे कॉमन इंडियंस के लिए इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं था। अच्छा, अगर आप लोगों को ये एक्ट भी डिटेल में जानना है या पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, मैं इन एक्ट्स के लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अच्छे से। तो ये जो सारी एक्ट्स आई ये सिर्फ ओवरऑल ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए थी, हमारे इंडियंस के बेनिफिट के लिए कुछ नहीं थी। धीरे धीरे समय आगे चलता रहा, चीजें वैसी ही गई, पर एक बदलाव आया 1928 1928 में, जब मोतीलाल नेहरू ने एक पहला मेजर स्टेप लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का। जो रिपोर्ट इन्होंने पेश करी उसको नेहरू रिपोर्ट भी बोला जाता है। इसके बाद एक थोड़ा सा रिवॉल्यूशन क्रिएट होने लग गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने एक कदम तो रख दिया था, बहुत सारे और भी लोग थे जो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे। उन्हीं में से एक थे एम एन रॉय, जिन्होंने सन 1934 ईयर 1934 में प्रपोज किया आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम एन रॉय ने एक आइडिया दिया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और कुछ कानून बनाएंगे जो इस देश के नागरिकों के लिए बेनिफिशियल होगा, उनके सपोर्ट में होगा। इनका ये जो आइडिया था ये बहुत अच्छा लग गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में इनको अपना बैकअप दे दिया कि भाई हम जो है वो तुम्हारे साथ है। इसी बीच में जब तक इस चीज का डिस्कशन हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसी होगी, कैसे बनेगा, अब अब आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी मिल चुकी थी एम एन रॉय के इस आइडिया से। उसी बीच में निकल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि ये एक्ट भी वैसे ही था जैसे अभी तक सारे ब्रिटिशर्स ने निकाला, जो कि सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए था और यूजुअल और कॉमन लोगों को किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलने वाला था। लेकिन आगे चल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने बहुत सारी चीजें इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। धीरे धीरे साल आगे निकलते गए और टाइम आ गया 1938 का, 1938 का, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला कि जो भारत फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बनाया जाएगा एडल्ट सफरेज के बेसिस पे विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। यानी एक ऐसा कानून जहां पे वोटिंग होगी, इलेक्शंस होंगे और लोग अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे। यहाँ पे कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगा। उस समय की अगर बात करा जाए तो आउटसाइड इंटरफेरेंस यानी कोई ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस या किसी पावरफुल इंसान का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो पूरी गवर्नमेंट जो बनी बनी जाएगी वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। पहले तो इसका बहुत ज्यादा अपोज होने लगा, हर जगह इस आइडिया को सब नकारने लग गए। बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जब ब्रिटेन में होने लगा तो ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया 8 अगस्त 1940 को, उस समय के वॉइसरॉय लॉर्ड ललित के द्वारा। अब 1938 में नेहरू जी ने जो आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला फ्री कॉन्स्टिट्यूशन जो एक एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा, जिसको 1940 में वहां के वॉइस रॉय ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। बात आ गई अब उसको आगे बढ़ाने की, उस पे काम करने के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में भेजा क्रिप्स मिशन, जिसके हेड थे सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स।
इनको भेजा गया कुछ सजेशंस देने के लिए ताकि हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपरली फ्रेम कर सके। पर उनके सजेशन सुन के और अपोज हो गए कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग। इन लोगों ने उनके सारे सजेशंस को रिजेक्ट कर दिया, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे भी यह था कि बेनिफिट तो ब्रिटिशर्स को ज्यादा था। बहुत सारे डिस्कशंस होते गए, टाइम फिर से आगे निकलता गया, और क्रिप्स मिशन के कंप्लीट फेलियर के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा एक कैबिनेट मिशन 1946 में। इसको भेजा कि भाई आप बैठ के डिस्कस कर लो ट्रांसफर ऑफ पावर्स कैसी रहेगी। ट्रांसफर ऑफ पावर्स का मतलब जो पावर अभी ब्रिटिशर्स के पास थी अब वो हमारे पास, इंडियंस के पास कैसे आएगी, किस रूप में आएगी और कितनी कितनी आएगी। इस प्लान को कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भी बोला गया। इसको हेड करने के लिए 3 लोग आए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। इस प्लान के अकॉर्डिंग असेंबली में उतनी सीट्स दी जाएगी जितनी की पॉपुलेशन होगी कोई भी प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट पे, जिसका फाइनल कंक्लूजन ये आया कि हर 10 लाख सीट में सिर्फ एक सीट जो होगी वो अलॉट करी जाएगी प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके लिए। अब फाइनली वो दिन आ गया, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भी आ गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर सारे डिस्कशन हो गए, एंड फाइनली आ गया 9 दिसंबर 1946, जिस दिन का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग उस दिन होगी। इस असेंबली की मीटिंग में सारे मेंबर्स जो थे वो एक जगह इकट्ठा हुए ताकि हमारे देश को एक नया फ्रेमवर्क दे दिया जाए। हालांकि जो मुस्लिम लीग थी उसने इस मीटिंग को काफी बॉयकॉट किया क्योंकि वो एक सेपरेट स्टेट को डिमांड करते थे। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना भी, वो पहली मीटिंग के लिए एब्सेंट थे। फ्रांस का एक बहुत अच्छा रूल है जिसके अकॉर्डिंग जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको प्रिविलेज दिया जाता है। तो क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले दिन ही मीटिंग हुई थी और वहां पे सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो उनको वहां का फर्स्ट एक्टिंग चेयरपर्सन बना दिया गया। 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को वोटिंग के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट और डॉक्टर एच सी मुखर्जी को इलेक्टेड किया गया एज वाइस प्रेसिडेंट। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीटिंग में, जो कि प्रिंसिपल्स को बताता था हमारे नए इंडिया के। आगे चल के यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रियम्बल बन गया, जिसको आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भी और हम आज भी पढ़ते हैं। यही प्रियम्बल जो है एक पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया, किसी ने भी इसमें किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं डाला और इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 यानी 22 जनवरी 1947। उसी के साथ साथ बहुत जल्दी से ही गवर्नमेंट बदल गई ब्रिटेन में, और जो उस समय वहां पे प्राइम मिनिस्टर है क्लेमेट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 सॉरी 20 फरवरी 1947 को ये अनाउंस कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ देंगे और सारी जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी इंडियन पॉलिटिशियंस को। हालांकि ये चीज हुई, लेकिन एक नया परेशानी और हमारे सामने आ गया था। मुस्लिम लीग के साथ जो हमारे अच्छे संबंध हुआ करते थे वो एक तरीके से खतरे में आ गए और नए स्टेट की डिमांड करने के कारण पार्टीशन की चीजें सामने आने लगी, जिसके कारण एक बहुत वॉर वाली सिचुएशन प्रिवेल होने लग गई। 3 जून 1947 को इंडिया के नए वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्सेप्ट कर लिया आइडिया पार्टीशन का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। और लेटर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हो गई, जिसने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब एक सोवरेन बॉडी है, यानी कि हम अपने खुद के रूल्स एंड लॉज बना सकते हैं, हमें किसी भी तरीके का आउटसाइड इंटरफेरेंस लेने की या हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर्स। एकदम अगर आप फर्स्ट स्लाइड पे चले जाओ जहां पर अपन ये वाली बातें कर रहे थे, गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग बॉडीज, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यही सारी चीजें कनेक्टेड है सेपरेशन ऑफ पावर्स में। देखिए एंशियंट टाइम्स में जैसे मैंने आपको बताया कि मोनार्की प्रिवेल करती थी, एक ही किंग है जिसको जिसका पूरा रूल चलता है अपने लोगों पे और लोगों को उसके बेनिफिट के लिए ही काम करना है। लेकिन
सून जैसे जैसे ग्रोथ होते गई लोगों को रियलाइज होता गया कि अगर एब्सोल्यूट मोनार्की रहेगी यानी एक ही बंदे का अगर रूल रहेगा तो फिर तो हो गया, ना हम खुद बढ़ पाएंगे ना हमारा साम्राज्य बढ़ पाएगा। तो ये बेटर है कि हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दे, यानी किसी एक के हवाले सारी चीजें ना रखें, हम इसको अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दे। हालांकि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इसके तीन मेन कैरेक्टर है। सबसे पहले एरिस्टोटल जिन्होंने इस वर्ड को ओरिजिनेट किया, सेकंड लॉक जिसने इसको डेवलप किया, और थर्ड मॉन्टेस्क्यू जिसने इसको प्रोपाउंड किया। मॉन्टेस्क्यू की एक किताब थी स्पिरिट ऑफ लॉस जिसमें उसने बात करी थी फ्री गवर्नमेंट की। उसका कहना था कि भाई फ्री गवर्नमेंट के पास है ना तीन ऑर्गन्स होने चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो कि कानून को बनाएगा, लॉज बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कि इस बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी जो इस बनाए हुए कानून को या तो इंटरप्रीट करके लोगों को समझाएगा या उसका वायलेशन करने पे सजा देगा। और इन तीनों के जो फंक्शंस और पावर्स है ये अलग अलग होने चाहिए विथ नो इंटरफेरेंस। ये लोग आपस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे के काम में, इसीलिए वर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर को अलग अलग कर दो ताकि किसी का एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट का आर्बिट्रेशन है वो कम हो जाएगा। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इंडिया और यूएस के। जैसे यूएस में जो लेजिस्लेचर बनाया जाता है वो बनाती है कांग्रेस, इंडिया में बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। यूएस में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैंडल करता है, इंडिया में भी प्रेसिडेंट हैंडल करता है। यूएस में जुडिशरी का काम कोर्ट्स देखती है, इंडिया में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखती है। मैंने यूएस का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि पहला ही ये कंट्री था जिसने इस चीज को फॉलो किया। हालांकि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में ये क्लियर बोल दिया गया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारी कंट्री में अप्लाई होता है ना, ये बहुत ब्रॉडर सेंस में है, स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डेविएशंस पॉसिबल है, जैसे कि जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉस को रिव्यू कर सकती है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और हम मानते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, वरना किसी एक के पास उस चीज की पर्टिकुलर पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी और अगर वो कुछ गलत कर रहा होगा तो दूसरा उसको रिव्यू नहीं कर सकता। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। एक सेट ऑफ रूल्स है, रेगुलेशंस है जो हमारी कंट्री फॉलो करती है। दूसरा उसकी पूरी इतिहास, हिस्ट्री के बारे में हमने जाना, और तीसरा हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रिएम्बल के बारे में, उसे पढ़ेंगे, वो कहाँ से आया, कैसे अडॉप्ट हुआ, और उसमें जो लिखे हुए कुछ वर्ड्स है उनका डिटेल मीनिंग भी हम जानेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द लीगल सागा। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी। थैंक यू वेरी मच।